हेलो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारी इस करंट अफेयर्स की ये 6वीं क्लास है, जिसमें हम आर्थिक सर्वेक्षण, बजट और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में देखेंगे। इससे पहले हमने करंट अफेयर्स की जो क्लास कराई उनमें काफ़ी चीज़ें आर से रिलेटेड हो चुकी हैं। तो देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण पहले हम देखते हैं, क्योंकि बजट से पहले ये पेश होता है, उसके बाद फिर बजट आता है। चलिए हम इसको देखते हैं। देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 31 जनवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया था। ये 13 अध्यायों में विभाजित किया गया है। इसके प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं। देखिए, फाइनेंशियल ईयर 2025 में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर कितने हुए हैं? 6.4% है। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा कि जीडीपी की जो वृद्धि दर है 2025 में 6.4% अनुमानित है। ठीक। वैश्विक जीडीपी 2023 में 3.3% बढ़ी, जो अगले 5 वर्षों के लिए IMF के 3.2% के पूर्वानुमान से थोड़ी अधिक थी। यानी कि IMF ने क्या किया था कि बताया था कि भारत की जो जीडीपी जो 5 वर्षों के हिसाब से 3.2% बढ़ेंगे, लेकिन कितना हुआ? 3.3%। ठीक। फिर हम आगे देखते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2025 के बाद आप देखेंगे कि जीडीपी वृद्धि 6.3 से 6.8% के बीच उम्मीद है। ठीक ना। यानी कि पहले हमारी जीडीपी 6.3, अब 6.8% की। फिर आप देखेंगे खुदरा मुद्रास्फीति घटकर कितने परसेंट रह गई? 4.9%। ठीक। भारत के 2024 में आम चुनाव के बाद पूंजीगत व्यय में 8.2% की वृद्धि हुई। वैश्विक सेवा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 7वीं में अगर देखा जाए तो 7वीं सबसे बड़ी है। यानी कि भारत वैश्विक सेवाओं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी में स्थान 7वां। ठीक। फिर आप देखेंगे मौद्रिक वित्त क्षेत्र के विकास में आप देखेंगे कि एनपीए 12 साल के सबसे निचले स्तर पर रहा है। ठीक। फिर आप देखेंगे कि दिवालियापन के तहत 3.6 लाख करोड़ की वसूली हो चुकी है। भारत के शेयर बाजारों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। बीमा प्रीमियम ने में 7.7% और पेंशन क्षेत्र में 16% की वृद्धि हुई है। ठीक। इसको आप ध्यान में रखेंगे। फिर आप एक्सटर्नल सेक्टर के बारे में आप ध्यान में रखेंगे कि निर्यात में 6% की वृद्धि हुई है और सेवा में देखिए 11.6। आप इन दोनों को याद रखिए कि निर्यात में 6% की वृद्धि हुई, लेकिन सेवा क्षेत्र में कितनी हुई? 11.6% की। ठीक। और कंप्यूटर सूचना सेवाओं के निर्यात में भारत कौन से स्थान पर रहा? दूसरे स्थान पर रहा। ठीक। फिर आप देखेंगे कि भारत के एफडीआई में लगातार वृद्धि हो रही है, यानी 17.9% की। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 640.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर। ये आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है कि भारत के जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो कितना है? तो 640.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर। 640 आप याद रखेंगे तो सही रहेगा। वैश्विक मुद्रास्फीति 2024 में आप देखेंगे कि 5.7% तक कम हो गई थी। ठीक। अब भारत की खुदरा मुद्रास्फीति घटकर 2025 में 4.9%। इसको आप याद रखेंगे कि जो खुदरा मुद्रास्फीति दर है वो घट करके, यानी कि उसमें डिक्रीज हुआ है, वो हुई है 4.9%। ठीक। आरबीआई और IMF के अनुसार। ठीक। तो 2026 तक मुद्रास्फीति 4% हो जाएगी। ठीक। आरबीआई और IMF आप ध्यान में रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि आरबीआई फाइनेंशियल ईयर 2026 में आरबीआई और IMF के अनुसार मुद्रास्फीति कितने परसेंट रहेगी? 4% रहेगी। ठीक। फिर चलिए देखते हैं कि देखिए, भारत का चूंकि लक्ष्य जो है वो 2047 तक विकसित भारत हासिल करने के लिए 8% की वृद्धि हासिल की गई। हमारे सरकार का एक लक्ष्य है कि 2047 तक भारत को एक विकसित भारत बनाना है। ठीक। जिसमें इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास जो टोटल अगर देखा जाए तो हमको 8% की वृद्धि दर हासिल करना, तभी हम एक विकसित भारत की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक। देखो, विकास को सतत बनाने और व्यापार करने में आसानी के लिए विनिमय पर ध्यान केंद्रित करना, विशेष रूप से SME यानी स्मॉल मार्जिनल इंटरप्राइज, सूक्ष्म मध्यम लघु उद्योग पर ध्यान केंद्रित करना जरूरी है। ठीक। आप देखेंगे निवेश और बुनियादी ढांचे में देखेंगे फाइनेंशियल ईयर 2025 में 5,853 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया जाएगा। कितने किलोमीटर का? 5,853 किलोमीटर का। ठीक। और अक्षय ऊर्जा क्षमता में सालाना आधार पर 15.8% की वृद्धि की जाएगी। ठीक। फिर आप देखेंगे उद्योग के बारे में हम देखेंगे कि औद्योगिक विकास दर देखिए 2025 में कितने परसेंट? 6.2 और 11.6% सेवा क्षेत्र में औद्योगिक विकास दर देखेंगे तो 6.2% है। अब भारत की अगर देखा जाए जीडीपी में वृद्धि दर आप 6.4% अनुमान है, आप इस चीज़ को याद रखिएगा। अब देखिए, हमारी जीडीपी दर फाइनेंशियल 2026 में 6.8% के बीच उम्मीद है कि वृद्धि दर होगी। अब आरबीआई और IMF के अनुसार हमारा जो खुदरा जो मुद्रास्फीति दर वो 4% अनुमानित है। ठीक। फिर आप देखेंगे वित्त वर्ष 2024 में ऑटोमोबाइल की बिक्री में 12.5 यानी ऑटोमोबाइल सेक्टर में वृद्धि हुई है। वैश्विक पेटेंट फाइलिंग में भारत 6वें स्थान पर है। ठीक। आत्मनिर्भर भारत कोष जैसी पहलों के साथ MSME क्षेत्र बढ़ रहा है, यानी आत्मनिर्भर भारत कोष के माध्यम से हम MSME सेक्टर को बढ़ा रहे हैं। ठीक। आप सर्विस सेक्टर में देखेंगे तो इसका जीओए में योगदान 55.3% है, ये बिल्कुल याद रखिएगा।
सेवा निर्यात में इसका 12.8% हिस्सेदारी है। आप देखेंगे वित्त वर्ष 2024 में कृषि जीडीपी में कितना परसेंट, 16% का योगदान रखती है। ठीक, आप देखेंगे खरीफ खाद्यान्न उत्पादन कितना था, 89.37 मिलियन टन बढ़ने की उम्मीद है। मत्स्य पालन पशुधन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि मत्स्य पालन पशुधन क्षेत्र में वृद्धि हुई कि कमी हुई, तो वृद्धि हुई। अरहर और बाजरा के लिए एमएसपी बढ़ा दी गई है। कितने परसेंट बढ़ा दी ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, तो आप इसको याद करना जरूरी, लेकिन अरहर और बाजरा में एमएसपी बढ़ाई गई, ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक, फिर आप देखते हैं जलवायु और पर्यावरण में आप देखेंगे, जलवायु और पर्यावरण में आप देखेंगे कि भारत की गैर जीवाश्म ईंधन बिजली क्षमता कुल क्षमता का 46.8% पहुंच गई है। ठीक, 2030 तक 440 बिलियन अमेरिकी डॉलर की संभावित वैश्विक बचत के साथ स्थायी जीवन को बढ़ाने के लिए लाइफ पहल, देखिए लाइफ पहल के माध्यम से स्थायी जीवन यानी कि क्लाइमेट में जो चेंजेस है उसको लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसको ये पहल चलाई थी। ठीक, भारत के कार्बन सिंक में 2.29 बिलियन टन CO2 समतुल्य की वृद्धि हुई है। ठीक, सामाजिक सीमाओं पर व्यय 2021 से 2025 तक कितने CAGR बढ़ा है, तो 15%। सरकारी स्वास्थ्य व्यय में खर्च बढ़ा है 48%। आयुष्मान भारत में 1.25 लाख करोड़ से अधिक की बचत की है। रोजगार और कौशल विकास में आप देखेंगे कि बेरोजगारी हमारे यहाँ घटी है, 3.2% हो गई है। डिजिटल इकोनॉमी और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र जो है ये एम्प्लॉयमेंट के दृष्टिकोण से एक उभरते हुए अवसर है। कौन कौन से 2 अवसर हैं, तो नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटल अर्थव्यवस्था, आप इसको दोनों को याद नहीं रखिएगा। ठीक, फिर पिछले 6 वर्षों में EPFO प्रलोभन में 2 गुना वृद्धि हुई, तो देखिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, फिर आप देखेंगे AI युग में श्रम, आप देखेंगे क्या है, भारत की युवा तकनीक प्रेमी आबादी उत्पादकता बढ़ाने के लिए AI का लाभ उठाने के लिए तैयार है। AI के सामाजिक प्रभाव को प्रबंधित करने के लिए सरकार, निजी क्षेत्र और शिक्षाविदों के बीच सहयोग महत्वपूर्ण। देखिए ये फाइनेंशियल जो आर्थिक सर्वेक्षण मैंने आपको बता दिया। अब हम यहाँ पे बजट के बारे में देखेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया 1 फरवरी 2025 को 4 इंजनों को रेखांकित करता है। आप इसको एकदम अच्छे से रट लीजिएगा। कृषि, निवेश, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग और निर्यात, आप इसको रट लीजिए। कृषि, MSME, निवेश, निर्यात। तो निवेश निर्यात आप ध्यान में रखेंगे। कृषि, MSME याद रखिएगा कि ये 4 इंजनों को रेखांकित करता है। 2025 का जो बजट है, 2025-26 के बजट की थीम क्या है, सबका साथ सबका विकास नहीं है, सिर्फ सबका विकास है। ठीक, बजट के थीम के अनुरूप वित्त मंत्री ने विकसित भारत के व्यापक सिद्धांतों को रेखांकित किया है, जो इस तरह है। देखिए इसको याद रखिएगा, क्योंकि हम भारत 2047 तक, हमारा जो लक्ष्य है सरकार का 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है। ठीक, इसके लिए कुछ इंडिकेटर तय हुए हैं, यानी कुछ सिद्धांत तय किए हैं, जैसे कि गरीबी से मुक्त, 100% अच्छी स्तर की स्कूली शिक्षा, बेहतरीन सस्ती और सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच, 100% कुशल कामगार के साथ सार्थक रोजगार, आर्थिक गतिविधियों में 70% महिलाएं, हमारे देश को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने का वाले किसान, यानी किसानों पर ध्यान दिया गया है, कुशल का रोजगार पर ध्यान दिया, स्वच्छता पर, शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी से मुक्ति, इन सभी। अब देखिए अलग अलग इनके जो दृष्टिकोण है उसको हम देखेंगे। जैसे पहला इंजन आप देखेंगे, ग्रोथ का जो इंजन है वो क्या है आपका, कृषि। कृषि में हम देखेंगे कि धन धान कृषि योजना, इसके अंदर कम कृषि उत्पादकता वाले 100 जिलों को शामिल किया गया है, जिसे 1.7 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे। दलहनों में आत्मनिर्भर करने के लिए आप देखेंगे, दलहन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या किया गया है, सरकार तूर, उड़द, मसूर पर विशेष ध्यान देगी। इसको याद रखेंगे कि दलहन पर भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए तुअर, उड़द और मसूर, इन 3 दालों पर ध्यान दिया गया है। आपने एक 6 वर्षीय अभियान चलाया, शुभारंभ किया गया। किसान KCC की बड़ी सीमा को बढ़ा दिया गया है, 3 लाख से अब इसको 5 लाख कर दिया गया है। उच्च उपज वाले बीजों पर राष्ट्रीय मिशन चालू किया गया है, इसमें 100 से अधिक उच्च उपज वाली कीट प्रतिरोधी बीज किस्मों की उपलब्ध होगी। ठीक, आप ध्यान में रखिएगा। ठीक, फिर चलिए देखते हैं। अब देखिए हमारे यहाँ जैसे बजट का अनुमान लगाया जाता है, जिसमें राजस्व प्राप्तियाँ, पूंजीगत प्राप्तियाँ, प्रभावी पूंजीगत राजस्व घाटा, देखिए ये आंकड़े आपसे बिल्कुल नहीं पूछे जाएंगे। ठीक, तो ये आंकड़े आपके लिए इम्पोर्टेंट इतना नहीं है। ठीक, अब हम ये देखेंगे कि देखिए कि रुपया हमारा आता कहाँ से है और रुपया जाता कहाँ है। ठीक, तो देखिए आप देखेंगे उधार एवं अन्य देवताओं में आप देखेंगे आता है कहाँ, सबसे ज़्यादा उधार और अन्य देवताओं से 24 पैसे, निगम कर से आता है, उसके बाद फिर कितना पैसा आता है, 17 पैसे आता है, फिर आयकर से आता है 22 पैसे आता है। ठीक, तो सबसे पहले हमारा उधार से आता है, फिर आय से आता है, फिर निगम से आता है, फिर सीमा शुल्क से आता है, फिर केंद्र GST, देखिए GST भी है। तो हमारा अगर देखा जाए तो पहले नंबर पे क्या है, उधार एवं अन्य देवताएं, फिर है आयकर, फिर है हमारा GST, फिर निगम, ठीक, फिर अदर चीज़ें हैं। तो आप ध्यान में रखिए, सबसे पहले उधार एवं अन्य देवताओं से 24% आता है। फिर आप ध्यान में रखिएगा कि हमारे यहाँ इनकम से आता है 22%, फिर आता है GST से 18%, फिर निगम कर से आता है 17 पैसे। ठीक,
फिर रुपया जाता कहाँ, केंद्र द्वारा चालू की गई योजनाओं में और केंद्र शासित योजना, इन दोनों का मिलाकर अगर दे 16/4 20/4 24, कितना 24%, टोटल बजट कितना 24% इनमें चला जाता है। ठीक, फिर आप देखेंगे फिर ब्याज अदायगी, ये कई बार पूछा जाता है कि कहाँ सब ज़्यादा खर्च होता है, तो ब्याज अदायगी में देखा जाए तो सब ज़्यादा पैसा जाता है। फिर डिफेंस में आप देखेंगे तो 8% है, आर्थिक सहायता में 6% है, वित्त आयोग और अन्य अंतरण में 8% है, इसको याद रखिएगा। ठीक, फिर कर और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा कितना है, 22% है, ये याद रखिएगा। देखिए 4-5 स्टार्टिंग के हैं उनको आप याद है, जैसे कर और शुल्क राज्यों के हिस्सा, ब्याज आएगा कितना, डिफेंस कितना है, क्योंकि इनको लेकर देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप ये है कि आप इन चीज़ों को याद में रखिएगा। ठीक, अब देखिए बजट में किसको कितना दिया गया है, तो आप जैसे ब्याज में कितना खर्च होता है, परिवहन में कितना हुआ, रक्षा में कितना हुआ, तो आप इसको आंकड़ों को देखिए, रक्षा में आप थोड़ा सा याद कर सकते हैं। ग्रामीण विकास के 2,66,817 करोड़ रुपए आप गृह में देख सकते हैं, और उसके बाद आप शहरी विकास में देख सकते हैं। ऊर्जा में आप 81,174 करोड़ रुपए खर्च होता है। फिर आप सामाजिक कल्याण में देखिए 60,052 करोड़ रुपए खर्च होता है। ठीक, देखिए टैक्स स्लैब के बारे में दिया हुआ है कि 4 लाख रुपए तक नहीं लेके 4 से 8 लाख रुपए, तो अब टैक्स संरचना के बारे में आप क्वेश्चन नहीं पूछा था, तो ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है। ठीक, फिर हम देखेंगे कि हमारे यहाँ घाटे की प्रवृत्तियाँ क्या थी, राजकोषीय घाटा यानी कुल प्राप्ति और कुल व्यय में देखा जाए तो हमारे यहाँ कितना है जीडीपी का, 4.4%, 15.69 लाख करोड़ रुपए। आप देखिए ये आंकड़े भूल सकते हैं, लेकिन आप इसको बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा कि हमारे देश में जो राजकोषीय घाटा है वो जीडीपी का कितने परसेंट है, तो 4.4%। फिर राजस्व घाटा, ठीक, फिर आप राजस्व घाटा में आप देखेंगे 5.24 लाख करोड़ रुपए, जीडीपी का कितना है 1.5%, और राजकोषीय घाटा कितना है 4.4। प्राथमिक घाटा कितना है, प्राथमिक घाटा क्या होता है, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान, यानी 2.93 लाख करोड़ रुपए, कितना है जीडीपी का 0.8%। प्रभावी राजस्व घाटा आप देखेंगे 0.97 लाख करोड़, जीडीपी का 0.3%। तो देखिए 1 2 3 4 आप याद रखिएगा, राजकोषीय घाटा 4.4, राजस्व घाटा 1.5, प्राथमिक घाटा 0.8, प्रभावी राजस्व घाटा 0.3, ये है 15.69 लाख करोड़, 5.24 लाख करोड़ रुपए है, प्राथमिक घाटा 2.93 लाख करोड़ रुपए। ठीक, इन चारों का आप अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको कहीं लिख लीजिएगा, और इसको कम से कम आप, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो कम से कम आप 3 बार तो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर देखिए कपास उत्पादकता मिशन, सतत कृषि को बढ़ावा देने का लिए लंबे रेसे वाले कपास उत्पादन बढ़ाने और गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए 5 वर्ष के लिए एक पहल की गई है, जिसका नाम है कपास उत्पादकता मिशन। ठीक, फिर आप देखिए बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। ठीक, मखाना के उत्पादन प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन के लिए। ठीक, मत्स्य विकास यानी भारत विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र उच्च सागर में सतत मत्स्य पालन की नई रूपरेखा, अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप पर ध्यान केंद्रित करें। असम में यूरिया संयंत्र ब्रह्मपुत्र घाटी उर्वरक निगम लिमिटेड के फिर आप देखेंगे जो ग्रोथ का दूसरा इंजन है वो है एमएसएमई, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे संशोधित एमएसएमई वर्गीकरण के निवेश और कुल कारोबार सीमाओं को क्रमशः 2.5 गुना बढ़ाया गया है, जिसमें लघु उद्यम के लिए ऋण के अवसर भी बढ़ेंगे। सूक्ष्म उद्यम क्रेडिट कार्ड 10 लाख उद्यमों के लिए 5 लाख रुपए की ऋण सुविधा भी दी गई है। एमएसएमई के लिए ऋण जो कवर है वो 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये कर दिया गया है। चमड़ा और फुटवियर के लिए फोकस प्रोडक्ट स्कीम क्या है, 22 लाख रोजगार, 4 लाख करोड़ रुपए का राजस्व और 1.1 लाख रुपए करोड़ से अधिक का निर्यात। देखिए ये जरूरी नहीं है आपके लिए, ये जरूरी है और ये जरूरी है। ठीक, फिर खिलौना क्षेत्र के लिए विकास क्लस्टर आधारित विकास किया जाएगा, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेक इन इंडिया ब्रांड को बढ़ावा दिया जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान, बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान की स्थापना की जाएगी। ये एकदम याद रखेगा कि राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान की स्थापना कहाँ की जाएगी, तो बिहार में की जाएगी। ठीक, फिर स्टार्टअप के लिए आप देखेंगे कि फंड ऑफ फंड्स है ना, तो ये विस्तारित दायरे 10,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त योगदान के साथ स्थापित किया जाएगा। तो 10,000 करोड़ रुपए के योगदान के साथ फंड ऑफ फंड्स की स्थापना किसके लिए की जाएगी, स्टार्टअप के लिए की जाएगी। ठीक, फिर तीसरा इंजन है निवेश। शहरी चुनौती नीति, शहरों के विकास के लिए जल स्वच्छता समर्थन देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का आवंटन, जिसमें वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 10,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक, अब इसी में आप देखेंगे अगला, देखिए जल जीवन मिशन के लिए कितने एलोकेट किया गया है, तो कुल 67,000 करोड़ रुपये। एकदम याद रखिएगा, जल जीवन मिशन के लिए 67,000 करोड़। इस मिशन की अवधि 2028 तक बढ़ा दी गई है। इस मिशन से कितने लोग करोड़ परिवार लाभान्वित हो गए, तो 15 करोड़ रुपये। देखो 15 करोड़ परिवार लाभान्वित हो गए। 2028 तक इस मिशन को बढ़ा दिया गया है और 67,000 करोड़ रुपये इसमें इसका कुल बजट किया गया है। समुद्री विकास नीति के लिए 25,000 करोड़ का कोष, ठीक, उसके बुनियादी ढांचे, बंदरगाह, जहाज निर्माण के लिए किया गया है। IIT का विस्तार के लिए 65 अतिरिक्त छात्रों के लिए अतिरिक्त बुनियादी ढांचा, भारत की तकनीकी शिक्षा क्षमता को बढ़ावा दिया जाएगा। PM रिसर्च फेलोशिप के लिए IIT और
एससी में उन्नत अनुसंधान के लिए 10,000 फेलोशिप, आप इसको याद रखिएगा। डे केयर कैंसर सेंटर अगले 3 वर्ष में सभी जिलों अस्पतालों में स्थापित किया जाएगा। क्या? डे केयर सेंटर, जो भी 2025-26 में 200 सेंटर स्थापित किए जाएंगे। ठीक। भारतीय भाषा पुस्तक योजना, स्कूल और उच्च शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने के क्रम में भारतीय भाषा में डिजिटल पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी। विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन, जो कि स्मॉल मॉडल रिएक्टर के लिए 20,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ, इसके तहत आप देखेंगे 2033 तक स्वदेशी रूप से क्या किया जाएगा कि स्वदेशी रूप से विकास कम से कम 5 SMR का या स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर का संचालन किया जाना पड़। उड़ान क्षेत्रीय संपर्क योजना, अगले 10 वर्षों में 4 करोड़ यात्रियों को सेवाएं प्रदान करने के लिए 120 नए गंतव्यों को शामिल किया जाएगा। ठीक। बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट विकसित किए जाएंगे। साथ ही पटना एयरपोर्ट के विस्तार और बिहटा में ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट, यानी बिहटा पटना के जो बिहटा स्थान है वहाँ पे ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण किया जाएगा। पश्चिमी कोसी नहर ERM परियोजना, मिथिलांचल बिहार में सिंचाई और संरचना के विकास हेतु। ठीक। रोजगार आधारित विकास के लिए पर्यटन, देश भर के 50 प्रमुख पर्यटन स्थलों को राज्यों के सहयोग से चैलेंज मोड के तहत विकसित किया जाएगा। ठीक। आप ध्यान में रखिएगा कि 50 प्रमुख पर्यटन स्थलों को चिन्हित किया जाएगा तथा उन्हें राज्यों के सहयोग से एक मिशन मोड में चलाया जाएगा, जिसके तहत उनका डेवलपमेंट किया जाएगा। ठीक। फिर हम चौथा इंजन देखिए क्या है, वो है निर्यात का। निर्यात संवर्धन मिशन, क्षेत्रीय मंत्रालयों के सहयोग के माध्यम से वाणिज्य और एमएसएमई मंत्रालय, वित्त मंत्रालय के माध्यम से निर्यात संवर्धन मिशन चलाया जाएगा। भारत ट्रेड नेट, एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दस्तावेजीकरण और वित्त पोषण समाधान की सुविधा प्रदान करेगा। देखिए, ये आपसे ऐसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि भारत ट्रेड नेट क्या है, तो ये क्या है? जैसे एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दस्तावेजीकरण और वित्त पोषण समाधान की सुविधा प्रदान करेगा। ठीक। फिर ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर है तो राष्ट्रीय ढांचा। Tier 2 शहर में आउटसोर्सिंग केंद्रों को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत प्रोत्साहन दिए जाएंगे, जिससे भारत एक प्रमुख वैश्विक सेवा प्रदाता के रूप में उभर सके। ठीक। फिर एयर कार्गो के भंडारण सुविधा की स्थापना की जाएगी। ठीक। फिर आप यहाँ पे देखिए बजट में जो 4 इंजन बताया गया था, मैंने आपको बताया कृषि, MSME, निवेश, निर्यात, 4 की बात की गई थी। चारों को हमने डिटेल एनालिसिस कर लिया है। और आप देखेंगे जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें आंकड़े आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। आंकड़ों को लेकर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जब क्वेश्चन के ऑप्शन देखेंगे ना, उसमें जरूर ये आंकड़े रहेंगे। और कई बार इन्हीं आंकड़ों के चलते हमसे ये गलतियां हो जाती हैं और हम सही से दिमाग में हमारे नहीं आ पाता कि एक्चुअल में ये एनसिस का आंसर क्या होगा। तो आप RO में और जो UPPC तो BPSC देंगे, वो सभी विद्यार्थी ये चीज़ को ध्यान में रखेंगे। चलिए हम कुछ गवर्नमेंट स्कीम के बारे में देखते हैं। जैसे नमामि गंगे परियोजना कब चलाई गई? 10 जुलाई 2014 को। किसके द्वारा? जल संसाधन मंत्रालय द्वारा। इसका उद्देश्य था गंगा नदी के संरक्षण शुद्धि के लिए। फिर प्रधानमंत्री जनधन योजना चली थी 28 अगस्त 2014 को, वित्त मंत्रालय द्वारा। देखिए, कई बार लोग जनधन योजना को गलती कर देते हैं कि वो उन्हें पता नहीं होता कि कौन सा मंत्रालय, तो इसमें आप ध्यान रखें वित्त मंत्रालय है। ठीक। इसमें ये था कि सभी परिवारों में कम से कम एक बैंक खाता हो। 26 फरवरी देखिए 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा तथा 30,000 रुपये का जीवन बीमा है इसमें। फिर मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए था। सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014 को चालू किया गया था, जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस अवसर पर। ठीक। फिर आप देखेंगे मिशन इंद्रधनुष अभियान। तो मिशन इंद्रधनुष क्या है? मिशन इंद्रधनुष है 25 दिसंबर 2014 को कौन चालू किया था? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा संपूर्ण टीकाकरण के लिए। ठीक। कौन से 7 बीमारियों के लिए था? वो है डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, TB, खसरा, हेपेटाइटिस B के लिए। फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो योजना के 10 साल भी पूरे हो गए हैं, तो ये जरूरी आप ध्यान में रखिएगा। 22 जनवरी 2015 को महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा चलाई गई थी। ये किस लिए? लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ाना। ठीक। फिर PM मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को चलाया गया था। ठीक। इसको भी वित्त मंत्रालय द्वारा चलाया गया था, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि वित्तीय मंत्रालय द्वारा इसको चलाया गया था। ठीक। इसमें शिशु के तहत 50,000, किशोर के तहत 5 लाख और तरुण के तहत 10 लाख रुपए तक लोन देने की प्रावधान है इसमें। ठीक। फिर आप देखेंगे अटल पेंशन योजना। ठीक। अटल पेंशन योजना में क्या था? 9 मई 2015 को चलाया गया था। ये भी वित्त मंत्रालय द्वारा चलाया गया है। 18 से 40 वर्ष के व्यक्ति बैंक में जमा किए गए रुपए के आधार पर 1 से 5,000 तक का पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक। फिर आप देखेंगे अमृत मिशन। अमृत मिशन क्या है? 24 जून 2015 को चलाया गया था। ये था अटल मिशन फॉर रीजनरेटिंग एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें क्या था कि 100 स्मार्ट सिटी बनाने, 500 शहरों में आधारभूत ढांचागत सुविधाओं का विकास करना और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना शामिल है। देखिए, तो अमृत मिशन कब चालू की गई थी? 24 जून 2015 को चालू की गई थी। इसके तहत क्या था? इसके तहत ये था कि 100 स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा, 500 शहरों में आधुनिक सुविधाओं का विकास किया जाएगा और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना शामिल है। ठीक। स्मार्ट सिटी मिशन ये भी 25 जून 2015 को था। 100 शहरों का चयन कर विकास करना था। ये किसके सहयोग से? सिंगापुर के सहयोग से। ठीक। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015 को
2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना था। आप ध्यान में रखिए कि सारी स्कीम याद रखिएगा। आपसे स्कीम में कालक्रमानुसार सेट करने के लिए पूछा जाएगा। आप ये स्कीम को हल्के मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आना फिक्स है। एक होता है कि आप ये है कि एक बार आप पढ़ लीजिए, लेकिन आप ये है कि इसको 2-3 बार पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी स्कीम ऐसे हैं जो सेम डेट पे चालू हुई हैं। ठीक, फिर आप देखिएगा जैसे डिजिटल इंडिया मिशन है। ठीक, डिजिटल इंडिया मिशन क्या है? 1 जुलाई 2015 को लागू किया गया था। सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिकली जनता को उपलब्ध कराना। स्किल इंडिया था 15 जुलाई 2015 को। 2022 तक देश युवाओं का कौशल विकास करना। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 25 जुलाई 2015 को सभी गाँवों को विद्युतीकरण करना था। ठीक, फिर आप देखेंगे सागरमाला परियोजना 31 जुलाई 2015 को। ठीक, बंदरगाहों के विकास उन्हें सड़क रेल परिवहन से जोड़ना। उदय योजना 5 नवंबर 2015 को कोयला ऊर्जा मंत्रालय द्वारा। उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना बिजली वितरण करने वाली कंपनियों को वित्तीय सुधार करने के लिए इस योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य क्या था? झारखंड था। ठीक, फिर आप देखेंगे श्यामा प्रसाद रुर्बन मिशन, ये पूछा जा चुका है एक बार ऑप्शन में। 22 फरवरी 2016 को गांव का क्लस्टर आधारित विकास करने के लिए 22 फरवरी 2016 को इस योजना को लागू किया गया था। तो आप ध्यान में रखिएगा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ठीक, आप ध्यान में रखिएगा कि 8 कब लागू हुई, बेटी बचाओ कब लागू हुई, ठीक, अटल पेंशन कब लागू हुई, सागरमाला कब लागू हुई, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति, क्योंकि आप जब इसको याद रखेंगे कौन सी योजना कब लागू हुई, तो जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना उसके 10 साल हो गए हैं, प्रधान मुद्रा योजना के 10 साल हो गए, तो जो आपको कालक्रमानुसार सेट करने के लिए आएगा, तो उसमें आप ये है कि आप उसे साइड में लिखते जाइएगा। जैसे कोई भी योजना है कि ये कब चालू उसको लिखते जाइए, फिर आप अकॉर्डिंग अगर मान लीजिए 4 हैं उसमें से आपको 2 ही पता होंगे, लेकिन फिर भी आप उसका आंसर कर ले जाएंगे। ठीक, चलिए देखते हैं। आप देखिए सेतु भारतम योजना। सेतु भारतम योजना क्या थी? ये थी कि 4 मार्च 2016 को केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए। स्टैंड अप इंडिया 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय द्वारा लागू की गई। उड़ान योजना, आप देखेंगे उड़ान योजना कब आई? 27 अप्रैल 2017 को। पूरा इसका नाम था उड़े देश का आम नागरिक। देश के आम नागरिकों को सस्ती हवाई यात्रा, सस्ती हवाई यात्रा मतलब छोटे छोटे हवाई अड्डे बनाना, फिर उनसे बड़े शहरों के लिए प्लेन चलाना, तो ये योजना चालू की गई थी। उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को मुफ्त में आपको बीपीएल परिवारों को क्या दिया जाएगा? एलपीजी कनेक्शन दिया जाएगा। ठीक, फिर आप देखेंगे जन आरोग्य योजना, इसके तहत आयुष्मान, जिसको आयुष्मान भारत योजना के 23 सितंबर 2018 को झारखंड के रांची से लागू की। यह इसको गरीब परिवारों को 5 लाख तक का कैश रहित सुविधा दिया जाएगा। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना 1 जनवरी 2017 को लागू किया गया था इसको। ठीक, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। फिर आप देखेंगे दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना 3 नवंबर 2017 को, ये किसके लिए थी? आप ध्यान में रखिएगा ये किसके लिए थी, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा किसके लिए थी। 3 नवंबर 2017 छठवीं 9वीं के बच्चों को डाक टिकट संग्रह रुचि हेतु छात्रवृत्ति योजना। अधिकतम 40 छात्रों को कुल 6,000 रुपये प्रतिवर्ष की छात्रवृत्ति। फिर आप देखेंगे वय वंदना योजना। वय वंदना योजना क्या थी? वय वंदना योजना को लागू कब किया गया था? तो 21 जुलाई 2017 को। 60 या उससे अधिक आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्ष में है तो 8% की गारंटी शुदा रिटर्न। आप इतना याद रखिएगा कि वय वंदना योजना 21 जुलाई 2017 को लागू है। फिर सौभाग्य योजना, ये भी 25 सितंबर 2017 को विद्युत मंत्रालय द्वारा देश के सभी घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करना। सम्मान निधि योजना, आप सभी जानते होंगे कि हर 3 महीने के अंतराल में 2-2 हज़ार रुपये आता है किसानों के खातों में। तो ये 24 फरवरी 2019 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा चालू किया गया। देश के सभी किसानों को 6,000 रुपये प्रत्यक्ष आय सहायता है। ये 2-2 हज़ार रुपये की 3 समान किस्तों में दी जाएगी। ठीक, 3 किस्तें होंगी जो कि आपको 4-4 महीने के अंतराल में आएंगी। ठीक, फिर आप यहाँ पे देखेंगे प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना 15 फरवरी 2019 को लागू हुई। 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये उससे कम है, 60 वर्ष की यदि उनकी आयु हो जाएगी तो उनको 3,000 रुपये की मासिक पेंशन दिया जाएगा। इसको लागू किया गया था 25 फरवरी 2019 को। ठीक, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, आप देखेंगे कि 12 सितंबर 2019 को किसान मानधन योजना की शुरुआत झारखंड के रांची से हुई। 60 वर्ष की यदि आप पूरा कर लेते हो तो 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन आपको दिया जाएगा। लेकिन इसके अंतर्गत उन किसानों को ऐड किया जाएगा जिनके पास 2 हेक्टेयर जमीन है, यानी 18 से 40 वर्ष के उन किसानों के लिए। ये कौन सी योजना है? प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। अग्निपथ 14 जून 2022 को लागू की गई। 10वीं 12वीं पास, इसमें 17.5 से 21-23 वर्ष लिया जाएगा। 4 साल के लिए इसमें तीनों सेनाओं थल जलवायु में भर्ती किया जाएगा जिन्हें अग्निवीर किया आज 4 साल पर अग्निवीर सेवा निधि पैकेज के तहत 11.71 लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा। सेवा समाप्ति पर अग्निवीरों को सीएपीएफ एवं असम राइफल्स में 10% का रिजर्वेशन दिया है। साथ ही मेरिट के आधार पर 25% अग्निवीरों का चयन स्थायी रूप से किया जाएगा। ठीक, ये याद में रखिएगा। फिर आप देखेंगे पीएम विश्वकर्मा योजना। पीएम विश्वकर्मा योजना कब आई? 17 सितंबर 2023 को आई। कहाँ से चालू हुई? तो नई दिल्ली से।
इसका उद्देश्य क्या था? पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों के 30 लाख परिवारों को बिना गारंटी के न्यूनतम ब्याज पर ऋण मुहैया कराना। ये पीएम विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य क्या था, जो कि लागू की गई है 17 सितंबर 2023 को। ठीक, इसके लिए कितना बजट आवंटन था? तो 13,000 करोड़ रुपए और 18 पारंपरिक इसमें व्यवसायों को शामिल। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, आप याद रखिएगा कि 18 पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया गया है। लागू कब की गई? 17 सितंबर 2023 के लिए को लागू की गई। पीएम जनमन योजना, तो आप देखेंगे झारखंड से लागू हुई 15 नवंबर 2023 से, जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के तहत। ठीक, इसमें कमजोर जनजाति समूहों के सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए इसमें 9 मंत्रालयों को शामिल किया गया है, जो कि 11 महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान देंगे। ठीक, अब पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसका शुभारंभ 13 फरवरी 2024 को पीएम मोदी द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के नाम से भी इसको जाना जाता है, जिसका उद्देश्य ये था कि 1 करोड़ घरों की छत पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिससे हर महीने 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली प्राप्त होगी। इसके तहत 78,000 रुपये तक का सब्सिडी का भी प्रावधान है। ठीक, तो आप देखिए इनके सन याद रखिएगा, कुछ इनके फीचर्स याद रखिएगा, ताकि अगर स्कीम स्पेसिफिक क्वेश्चन आ जाए तो उस स्कीम से रिलेटेड जो स्पेसिफिक रूप से उसका डिटेल अगर आ जाए क्वेश्चन को, तो आप आराम से कर ले जाएं। ठीक, देखिए यहाँ पे जितने भी गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंट केंद्र सरकार की योजनाएं थी, उसको मैंने आपको बहुत सारी स्कीम इससे पहले भी करा दी हैं, लेकिन अगर आपको उसमें अगर कुछ रह जाते हैं स्कीम, तो फिर वो आपको देखिए इसमें है बहुत सारी इसकी, जैसे मैंने आपको जो कराया है तो उसी का एक इसमें दिया हुआ है कौन कब से इकट्ठा सब चीज़ें दी हुई हैं, जिसमें आपको सिर्फ सन याद करना पड़ेगा, वहाँ पे आपको डिटेल था। ठीक, तो हालांकि इसमें अब आपको करने की इसमें ज़रूरत नहीं है, आप ऑलरेडी उतना सारा कर चुके हैं। इसको देखना तो एक बार ऐसे वीडियो पॉज करके इस स्कीम को देख सकता है। ठीक, चलिए अब देखते हैं हम आर्थिक परिदृश्य में जो वन लाइनर है उसको हम देखते हैं। ठीक, जैसे भारत जापान को छोड़ दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। सरकार ने स्टार्टअप के लिए ऋण गारंटी बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए किया है। भूटान क्रिप्टो भुगतान को पर्यटन में अपनाने वाला पहला देश, एकदम याद रखिएगा, क्रिप्टो भुगतान को पर्यटन में अपनाने वाला पहला देश भूटान है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता बना है। रिजर्व बैंक ने डिजिटल भुगतान में क्रांति लाने के लिए टर्बो यूपीआई प्लग इन लॉन्च किया है। ठीक, टर्बो यूपीआई प्लग इन किसने लॉन्च किया? तो रिजर्व बैंक ने। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाया। तो ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाने वाला बैंक कौन सा है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बना, इस और पहला कौन है? चीन है। तो पहला चीन है, ध्यान में रखिएगा, और दूसरा भारत है। संघाई शहर एशिया के अरबपतियों की राजधानी बन गया है। जसपे 2025 में भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी बनी है जसपे। जेएसडब्ल्यू स्टील दुनिया की सबसे बड़ी स्टील यानी जिंदल स्टील। ठीक, 2,000 रुपये से अधिक के यूपीआई लेन देन पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। अमेरिका चौथे साल भी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना है। एसबीआई ने वैकल्पिक बैंकिंग चैनल अपनाने को बढ़ावा देने के लिए ग्राहक मित्र तैनात किए हैं। एसबीआई ने नई दरों के साथ क्या किया है? अमृत वृष्टि एफडी योजना को पुनर्जीवित किया है। ठीक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने महिलाओं के लिए ग्लोबल वुमेन एनआरओ सर्विंग अकाउंट लॉन्च किया है। डीएमआरसी ने ब्लू डॉट के साथ शहरी माल ढुलाई सेवा शुरू की है। आरबीआई को लंदन स्थित सेंट्रल बैंक द्वारा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार किसे दिया गया है? तो आरबीआई को किसने दिया है? तो लंदन के सेंट्रल बैंक द्वारा। ठीक, 19वीं वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत यूएसए, चीन और जापान के बाद चौथा सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बना है, जिसमें मुंबई फर्स्ट है। ठीक, आईआरसीटीसी और आईआरएफसी 25वें 26वें नवरत्न कंपनी, यानी भारत में नवरत्न कंपनियों की संख्या 26 हो गई है और महारत्न की संख्या 14 हो गई। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें। बिमटेक ने डिजिटल करेंसी बिमकॉइन की शुरुआत की है। देखिए बिमकॉइन एक डिजिटल करेंसी है जिसकी शुरुआत बिमटेक ने की है, तो आप ध्यान में रखिएगा। ठीक, भारत 2027 तक उच्च आय वाला देश बनेगा। ठीक, भारत रिजर्व बैंक ने क्या किया है? आरबीआई डेटा ऐप लॉन्च किया है। ठीक, एलआईसी ने वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा शुरू की है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार लॉन्च किया है। टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस ने शुभ मुहूर्त नामक एक जीवन बीमा समाधान लॉन्च किया। ठीक, एसबीआई ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए हर घर लखपति और एबीआई पेट्रोन्स योजना शुरू की है। तो एबीआई पेट्रोन्स योजना किसने शुरू की है? एसबीआई ने। तो मैक्स लाइफ ने क्या किया है? आप देखेंगे कि मैक्स लाइफ ने नाम बदलकर एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस किया है। आरबीआई ने बिना गारंटी कृषि ऋण की सीमा 2 लाख की है। भारत की जीडीपी वित्त वर्ष 25 में 6.8% बढ़ने की उम्मीद है। एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल आ सकता है क्वेश्चन, फिर आप इसके बात ना कहिएगा कि सर बताए नहीं थे। तो आप ध्यान में रखिए कि भारत की जीडीपी वित्त वर्ष 2025 में 6.8% बढ़ने का अनुमान है। ठीक, आरबीआई ने वित्तीय धोखाधड़ी के खिलाफ MuleHunter.ai नामक AI टूल लॉन्च किया है। ठीक, आरबीआई ने वित्तीय धोखाधड़ी के खिलाफ MuleHunter.ai नामक AI टूल लॉन्च किया। एकदम ये रट लीजिए इसको अच्छे से, MuleHunter
AI नामक AI टूल है। ठीक, चल अब देखते हैं। फिर आप देखेंगे कि RBI ने UPI 123 पे लेन देन की सीमा को 5 से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिए। केंद्र मेटा के सहयोग से घोटालों से बचाव अभियान शुरू किया है। भारत अर्थ मूव्स लिमिटेड को बुलेट ट्रेन निर्माण का ठेका इंटीग्रल कोच फैक्टर चेन्नई द्वारा दिया गया। ठीक, फिर भारत की पहली रुपये या मूल्यवान ऋण सुविधा मॉरिशस को दिया गया है। भारत की पहली रुपया मूल्यवान ऋण सुविधा किसे दिया गया है? तो मॉरिशस। आप अच्छे से याद करिएगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 14वीं महारत्न कंपनी बन गई, जैसे मैंने आपको बताया नवरत्न की 24 और हो गई हैं और महारत्न 14 कंपनी हो गई। तो वैश्विक जीएनआई रैंकिंग में बरमूडा देश सकल राष्ट्रीय आय के मामले में शीर्ष पर है। सॉवरेन वेल्थ के मामले में अबू धाबी शहर को दुनिया का सबसे अमीर शहर घोषित किया गया है। भारत ने पहली बार मॉरिशस को भारतीय रुपये में ऋण सुविधा प्रदान की है। तो भारत ने किस देश को भारतीय रुपये में ऋण सुविधा प्रदान की है? तो मॉरिशस को। भारत चीन, स्विट्जरलैंड और जापान के बाद विदेशी मुद्रा भंडार वाला चौथा सबसे बड़ा देश बन गया। ठीक, यानी चाइना, स्विट्जरलैंड और जापान के बाद। HDFC बैंक ने सिंगापुर में अपनी पहली शाखा खोली है। तो किस बैंक ने? तो HDFC ने, एकदम याद रखिएगा। इजराइल एशियाई विकास बैंक का 69वां सदस्य बना है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने बॉब उत्सव जमा योजना शुरू की है। IDFC फर्स्ट बैंक ने मयूरा क्रेडिट काउंट लॉन्च किया है। वित्त मंत्री सीतारमण ने NPS कौशल योजना शुरू की है। ठीक, फिर आप देखेंगे कैंसर की दवाओं पर GST घटा दिया गया है, जिसको 12 से लेकर अब 5% कर दिया गया है। स्टार हेल्थ ने ब्रेल लिप में भारत की पहली स्वास्थ्य बीमा लॉन्च की है। तो भारत की पहली स्वास्थ्य बीमा किसने लॉन्च की है? तो आप ध्यान में रखिएगा, स्टार हेल्थ नामक कंपनी जिसने भारत की पहली स्वास्थ्य बीमा लॉन्च किया है। बैंक ऑफ इंडिया ने स्टार धनवृद्धि FD योजना लॉन्च की है। स्विट्जरलैंड को 7वीं बार विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश चुना गया है। RBI ने कर भुगतान के लिए UPI सीमा कितना बढ़ा दिया है? 5 लाख रुपए। भारत 2023 में वैश्विक कृषि निर्यात में 8वें स्थान पर बरकरार रहा। तो ये याद रखिएगा। ठीक, बंधन बैंक ने महिलाओं के लिए अवनी बचत खाता शुरू किया है। ठीक, सेबी ने निवेशकों के लिए AI चैटबॉट सेवा लॉन्च किया है। अमूल को दुनिया का सबसे मजबूत खाद्य ब्रांड का दर्जा दिया गया है। भारत रूसी तेल का दुनिया का सबसे बड़ा आयात है। भारत रूस से तेल आयात करना, यानी रूस से अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा तेल आयात कौन करता है? भारत। ठीक, इसलिए भारत में बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टनर भी है रूस का। तो SBI ने MSME को बिना किसी कठिनाई के ऋण प्राप्त करने के लिए MSME सहज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। ठीक, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ने नाम बदलकर कैपिटल लिमिटेड कर लिया है। ठीक, पेटीएम ने हेल्थ साथी नाम से स्वास्थ्य और आय सुरक्षा योजना लॉन्च की है। देखिए, जितनी भी योजनाएं कोई लॉन्च करता है उसमें ध्यान में रहे। जैसे अब मैंने HDFC ने कहाँ पे अपना पहला बैंक खोला, या IDFC फर्स्ट बैंक का क्या था पहला, जो भी चीज़ें पहले ही होती हैं वो हमेशा एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से याद में रखिएगा। ठीक, टाटा ग्रुप भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड। तो भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन है? TCS, टाटा ग्रुप। चीन को पीछे छोड़ ब्रिटेन भारत का चौथा सबसे बड़ा निर्यात बाजार बना। SBI ने अमृत सावधि योजना जमा योजना शुरू किया। ठीक, इंडसइंड बैंक ने महिला पहलवानों को समर्थन देने के लिए रेसर फॉर ग्लोरी पहल शुरू की। तो रेसर फॉर ग्लोरी पर किसने शुरू की है? तो इंडसइंड बैंक ने। किसके लिए? महिला पहलवानों को समर्थन देने के लिए। ठीक, तो देखिए, जितना मैंने आपको बता दिया कि आर्थिक परिदृश्य को लेकर योजना, केंद्रीय बजट, है ना, लगभग आपको सारी चीज़ें यहाँ पे करा दी गई हैं। तो आप स्कीम को हैं, आप सभी चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिएगा और इसका 1 से 2 बार रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए इसको लेकर क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें कम से कम आपको 3 क्वेश्चन, एक आपको स्कीम से लेकर दिख जाएगा, एक आप बजट से लेकर कम से कम 2 क्वेश्चन दिख जाएगा। ठीक ना, आर्थिक परिदृश्य में मैंने अभी आपको जो पढ़ाया उसमें 1 क्वेश्चन दिख जाएंगे। तो आपको 4 क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएंगे। तो आप 4 क्वेश्चन समझ रहे हैं ना, कि आपका जो 4 क्वेश्चन आएगा वो आपका कट ऑफ ऊपर करने के लिए काफ़ी है। तो आप इनको ठीक से पढ़िएगा और 1-2 बार आप वीडियो को जरूर देखिएगा। आपको वीडियो जैसा भी लगे उसके बाद आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक, और हमारी क्लास आपको कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर कमेंट करें। और क्या कर सकते हैं, किस तरीके से हम चीज़ को पढ़ा सकते हैं, तो आप बिल्कुल अपने सजेशन दे सकते हैं। चलिए दोस्तों, फिर आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।